इस मैप को देखें, इसमें यह है अमेरिका। अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि उन देशों की लिस्ट काफी लंबी है जिनको बर्बाद करने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। फिर चाहे हम बात करें रशिया की या फिर वेनेजुएला की, जहां अमेरिका ने सैंक्शन लगा के अपना प्रभाव दिखाया है। तो आज हम ऐसे ही एक देश ईरान के बारे में बात करने वाले हैं, जो यहाँ पर है, जिसे अमेरिका की डिप्लोमेसी की वजह से एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ा। अब अमेरिका और ईरान के रिलेशन साल 1953 से बिगड़ना शुरू हुए, जब ईरान में राजनीतिक तख्तापलट हुआ, जिसका जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया गया था। अब यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन सबसे ज्यादा हालत तब बिगड़ते हैं जब 4 नवंबर 1979 में ईरान होस्टेज क्राइसिस की शुरुआत होती है। तो ये घटना में क्या हुआ था, इस मैप को देखें। ये ईरान का मैप है और ये उसकी राजधानी है तेहरान। तो ईरान के इस्लामी स्टूडेंट ने तेहरान में विरोध प्रदर्शन करते हुए अमेरिकी एम्बेसी को अपने कब्जे में कर लिया था। ये उस समय की इमेज है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने ईरान के शाह को कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका आने की अनुमति दी थी। लेकिन इससे ईरान के लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि अमेरिका हमारे शाह को शरण देने की कोशिश कर रहा है। इस कारण छात्रों ने नॉन अमेरिकी लोगों को तो रिहा कर दिया, लेकिन अमेरिकी लोगों को करीब 444 दिनों तक वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया था। इस ऑपरेशन को ईरान के एक पॉलिटिशियन अयतोल्ला हुमैनी लीड कर रहे थे। ये उनकी इमेज है। तो यहाँ से ईरान और अमेरिका के रिश्ते कुछ ऐसे बिगड़े कि अब उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो गया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो तो बहुत ही भयानक था। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई, कैसे कैसे फैलती गई और इस दौरान कौन सी घटनाएं हुई थी, इसके क्या परिणाम हुए, अमेरिका ने कैसे ऑपरेशन किए थे और आखिर में ईरान किस तरह से बर्बाद हुआ, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो ईरान मिडिल ईस्ट का एक देश है जिसकी कैपिटल तेहरान है। तो साल 1935 में ईरान को पर्शिया यानी फारस के नाम से जाना जाता था। बेसिकली एक शिया मुस्लिम देश है जो कि ऑयल और गैस पर ज्यादा डिपेंड है। दरअसल अमेरिका और ईरान के रिश्ते बिगड़ने का कारण यही ऑयल और गैस ही है। अब 19वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के संबंध काफी अच्छे हुआ करते थे और ईरान अमेरिका को एक अच्छा साथी भी मानता था। वहीं ईरान ब्रिटेन और सोवियत संघ की दूसरे देशों में शासन करने की नीतियों को भी अच्छे से जानता था। तो जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सोवियत संघ और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। अब उस समय ब्रिटेन और अमेरिका एक दूसरे के अच्छे साथी हुआ करते थे और इस बात को जानते हुए भी युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के संबंध काफी अच्छे बने रहे। लेकिन जब ईरान में ऑयल के रिसोर्सेस मिले तब से ही अपने दुश्मन देशों की नजर में आ चुका था। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन ने अपनी कंपनियों के द्वारा ईरान के ऑयल पर अपना कंट्रोल जमा लिया था, जिस कारण ईरान के लोग इस बात से नाखुश थे क्योंकि उनके प्राकृतिक संसाधनों को अब ब्रिटिश की कंपनियां कंट्रोल कर रही थी। तो उस समय ईरान में पहलवी डायनेस्टी का शासन हुआ करता था, जो कि ब्रिटेन और अमेरिका के अच्छे संबंधी हुआ करते थे। इस वजह से ईरान के लोग देश में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, जिससे कि वे पुरानी शासन प्रणाली को उखाड़ फेंके और अपने प्राकृतिक संसाधनों पर भी उनका पूरी तरह से कंट्रोल आ सके। इस कारण साल 1952 में इलेक्शन हुए जिसमें मोहम्मद मोसादेक ईरान के प्रधानमंत्री बनते हैं। यह उनकी इमेज है। लेकिन दूसरी ओर ब्रिटेन इस बात से नाराज था क्योंकि अगर देश में डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र आएगा तो सब कुछ जनता के इशारों पर चलेगा और ऐसे में ब्रिटेन को नुकसान होगा। असल में ब्रिटेन भी डेमोक्रेसी चाहता था, लेकिन वो एक ऐसे राजनेता को ईरान की गद्दी पर बैठाना चाहते थे जो कि पहलवी डायनेस्टी के शाह की तरह ब्रिटेन की कठपुतली बनकर काम करे। अब शाह यानी ईरान की पहलवी डायनेस्टी के आखिरी राजा मोहम्मद रजा पहलवी, जिन्हें हम वीडियो में शाह कहकर बुला रहे हैं। खैर, तो जब मोहम्मद मोसादेक प्रधानमंत्री बन चुके थे तो आखिर में हुआ भी वही जैसा कि ईरान के लोग अपनी सरकार से चाहते थे। मोहम्मद मोसादेक अपने ऑयल को नेशनलाइज करना चाहते थे। अब एक तरफ जहां कंपनी ब्रिटेन की थी, लेकिन ऑयल तो ईरान के पास था और इसी बात को लेकर ब्रिटेन और ईरान के बीच रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। ब्रिटेन चाहता था कि ईरान के ऑयल पर पूरी तरह से उन्हीं का कंट्रोल हो और एक ऐसा समय था जब मिडिल ईस्ट के देश ऑयल पर ही डिपेंड हुआ करते थे
और ऑयल फील्ड को नेशनलाइज होने की बात से ही ब्रिटेन और अमेरिका को गहरा झटका लगा था। इस कारण ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर अपनी पावर से साल 1953 में मोसादेक की सरकार को गिरा दिया और पहलवी डायनेस्टी के मोहम्मद रजा को उनकी जगह पर बिठा देते हैं, जो कि ब्रिटेन और अमेरिका के समर्थक थे। अब इस वजह से ईरान में एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बढ़ने लग जाता है और ईरान के लोग अमेरिका के कट्टर विरोधी बन जाते हैं। अब अमेरिका को ईरान का ऑयल और गैस अपने कंट्रोल में करना था। इस कारण साल 1970 के दशक में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता हुआ और इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिकी हेल्प से पूरा किया जा रहा था, जिसमें अमेरिका की तरफ से टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज ईरान को मिल रहा था। लेकिन अमेरिकी सहयोग की वजह से आखिर में यह प्रोग्राम भी एक विवाद का कारण बन जाता है। इस कारण ईरान में शुरुआत होती है व्हाइट रिवॉल्यूशन की। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन एक कार्यक्रम था जिसे मोहम्मद रजा पहलवी ने यूरोपीय देशों की मदद से शुरू किया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन के तहत ईरान का मॉडर्नाइजेशन किया जाना था, लेकिन यह व्हाइट रिवॉल्यूशन भी एक विवाद का कारण बन जाता है। दरअसल यह प्रोग्राम ईरान को मॉडर्न बनाने के लिए था, लेकिन मोहम्मद रजा पहलवी पर यह इल्जाम लगाया गया कि वह मॉडर्नाइजेशन की आड़ में अपना अलग ही एजेंडा चला रहा है। ईरान में इस प्रोग्राम के तहत कपड़े पहनने की आज़ादी और अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल मनाने की पूरी आज़ादी दी जा रही थी। इस तरह से यह प्रोग्राम सेक्युलरिज्म की नींव रख रहा था, लेकिन ईरान के लोगों में मजहबी सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा था और ईरान के लोग चाहते भी यही थे कि ईरान के अंदर मजहबी हुकूमत हो। इस कारण एक विपक्षी नेता अयतुल्ला खुमैनी या उनकी इमेज है, यह भी व्हाइट रिवॉल्यूशन प्रोग्राम का जमकर विरोध कर रहे थे। अयतुल्ला खुमैनी एक धार्मिक नेता थे जो ईरान में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। इस वजह से वो रजा पहलवी के खिलाफ थे और यहाँ तक कि अयतुल्ला खुमैनी ने रजा पहलवी पर यह तक इल्जाम लगाया कि वे अमेरिका के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली है और एक भ्रष्ट नेता भी है। तो अब जब खुमैनी अपनी पूरी ताकत के साथ ओपोजिशन को लीड कर रहे थे, इसी वजह से साल 1964 में खुमैनी को देश से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद ईरान में शांति की स्थापना हुई, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। साल 1979 में ईरान के अंदर ईरान रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है, जिसमें लाखों लोग शाह के विरुद्ध सड़कों पर प्रदर्शन करने लगते हैं। ईरान के लोग शाह को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली मानते थे और उनका यह भी मानना था कि शाह मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अपना एक अलग एजेंडा ही चला रहा है और देश के लोगों के साथ भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस कारण से लाखों ईरानी लोग सड़कों पर शाह का विरोध कर रहे थे और इस विरोध से बचने के लिए शाह 16 जनवरी को देश छोड़कर भाग जाता है। 16 जनवरी के दिन शाह के भागने के बाद एक विपक्षी नेता शाहपुर बख्तियार को ईरान का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, यह उनकी इमेज है। अब बख्तियार के प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ही वे अयतुल्ला खुमैनी को देश में आने की इजाजत दे देता है, जिन्हें 1964 में शाह ने देश से निकाल दिया था। अब जब खुमैनी देश में फिर से लौट आता है तो वह बख्तियार की सरकार को मानने से भी इनकार कर देता है और एक नई सरकार बनाने का ऐलान करता है। और 12 फरवरी को देश लौटने के बाद 16 फरवरी 1979 को खुमैनी अपने नेता महदी बाजरगान को अपना नया प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। यानी अब प्रॉब्लम यह थी कि इस देश में 2 प्रधानमंत्री बन चुके थे, लेकिन ऐसे में ईरान के एयरफोर्स खुमैनी को अपना नेता चुन लेती है। इसलिए शाह के इंपीरियल गार्ड्स के साथ इनका युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में शाह को हार का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठा होगा कि इस देश की मिलिट्री क्यों खुमैनी का साथ दे रही थी? तो इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि उनका राजा शाह जो बदलाव ईरान में कर रहा था, वो बदलाव उनके सभी लोग और मिलिट्री दोनों को पसंद नहीं थे। तो इस युद्ध के बाद अप्रैल 1979 में ईरान में एक जनमत संग्रह करवाया जाता है, जिसमें खुमैनी को ईरान का शीर्ष नेता चुन लिया जाता है और एक नई सरकार बनने के बाद खुमैनी को ईरान का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। यानी इससे पहले शाह के शासन में अमेरिका और ईरान के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन खुमैनी के आने के बाद अमेरिका से रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं और ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन जाते हैं। और जिसके तुरंत बाद साल 1979 में होस्टेज क्राइसिस देखने को मिला, जो कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, जिसमें अमेरिकी लोगों को बंधक बनाया गया था। लेकिन 1981 के समय जब रोनाल्ड रीगन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, तब एम्बेसी के बंधक बनाए हुए अमेरिकी नागरिकों को छोड़ दिया जाता है और जिसके बाद अमेरिका अपना बदला लेता है ईरान से।
लेकिन अपने अंदाज में। कैसे? तो साल 1980 में ईरान के पड़ोसी देश इराक, ये वाला, जिसमें कुछ सीमा विवाद थे इराक और ईरान के, और ऊपर से ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति की वजह से इराक ने ईरान पर हमला कर दिया, जिस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ इराक को पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। ये युद्ध लगभग 8 सालों तक चलता है और साल 1988 में एक समझौते के तहत युद्ध को रोक दिया जाता है, लेकिन इराक को इस युद्ध में ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिस कारण इस तरफ ईरान में खुमैनी की ईरानी शासन में पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है और वो ईरान के और भी ज्यादा खास नेता बन जाते हैं। इस कारण युद्ध के बाद अमेरिका ने ईरान इस्लामिक गणराज्य को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दिया, क्योंकि अयतुल्ला खुमैनी ही वो शख्स है जिन्होंने ईरान को इस्लामिक गणराज्य बनाया था। लेकिन रोनाल्ड रीगन एक बार फिर से ईरान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करते हैं और ईरान के साथ एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह लेबनान में अमेरिकी बंधक को रिहा करवाना चाहते थे, जिन्हें ईरानी समर्थक हिजबुल्लाह ने बंदी बनाया हुआ था। हालांकि फारस की खाड़ी पर अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद अभी भी बरकरार थे, जिससे कि एक और खतरनाक इवेंट हमें देखने को मिली थी। साल 1988 में अमेरिका का एक लड़ाकू विमान ईरान के पैसेंजर फ्लाइट 655 को शूट करके उन्हें नीचे गिरा देता है। इस हमले में फ्लाइट के क्रू वर्कर्स के सहित 290 यात्री मारे जाते हैं, जिसमें 10 लोग भारतीय भी थे। हालांकि अमेरिका का मानना था कि यह एक तरह की दुर्घटना थी, क्योंकि अमेरिका को लगा कि सामने से आने वाला जहाज एक लड़ाकू विमान है। अमेरिका का यह फैसला इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया, जहां अमेरिका को मरने वाले यात्रियों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कहा गया था। फिर साल 2001 में हुए 9/11 हमले के बाद तो आपको पता ही है कि अमेरिका पूरी तरह से आतंक के विरोध में जुट गया था। वैसे 9/11 घटना विवादित है, लेकिन फिर भी इसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश स्पीच देते हुए कहते हैं कि ईरान और उत्तर कोरिया एक्सिस ऑफ इविल है, जिसे हम अपनी भाषा में बुराई की धुरी कहते हैं। तो बुश ने इनडायरेक्टली ईरान पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया था, जिस वजह से ईरान अमेरिका पर और भी ज्यादा भड़क जाता है। अब दूसरी ओर इराक युद्ध के बाद ईरान को न्यूक्लियर पावर की जरूरत महसूस हुई और ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन साल 2002 में यूरोपियन देशों को यह पता चल गया कि ईरान चोरी छुपे न्यूक्लियर पावर को डेवलप करने में लगा हुआ है। इस कारण अमेरिका ने ईरान पर दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए, जिसके बाद ईरान पर इन सैंक्शन का बहुत बुरा असर हुआ। इस कारण ईरान लगातार सैंक्शन और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यूरोपियन देशों से बातचीत करने में लग जाता है। साल 2005 से लेकर साल 2013 तक मोहम्मद अहमदीनेजाद ईरान के प्रेसिडेंट थे, लेकिन अपने कार्यकाल में वे इस सैंक्शन का हल नहीं निकाल पाते हैं और उन्हें सत्ता से हटना पड़ता है। जिसके बाद साल 2013 में हसन रोहानी सत्ता में आते हैं और वे एक बार फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका से बात करते हैं। अब काफी लंबे समय तक चली बातचीत के बाद बराक ओबामा ईरान पर लगे सैंक्शन को हटा देते हैं, जिसके बाद से ईरान की इकोनॉमी में बदलाव आने लगते हैं। लेकिन सैंक्शन हटने के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रफ्तार धीमी हो जाती है। इस कारण साल 2015 में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यूरोपियन देशों से समझौता होता है, जिस कारण ईरान और अमेरिका के रिश्ते कुछ हद तक सुधरने लगते हैं। लेकिन साल 2013 में जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई थी, तो ओबामा के ईरान समझौते को ना मानते हुए एक बार फिर से ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, साल 2017 में ट्रंप 90 दिनों के लिए 7 मुस्लिम देशों को अमेरिका में प्रवेश करने पर बैन लगा देते हैं, जिसके बाद सभी मुस्लिम देशों की तरह ईरान के लोग भी इस फैसले को एक अपमान की तरह देखते हैं और वे अमेरिका को सबक सिखाने के लिए लगातार ईरान में मिसाइल टेस्टिंग शुरू कर देते हैं, जिस कारण साल 2018 में ओबामा के द्वारा हुए परमाणु समझौते को ट्रंप वापस ले लेते हैं। लेकिन फिर साल 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मोस्ट पावरफुल मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प को एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर देते हैं और फारस की खाड़ी में सऊदी अरेबिया के तेल टैंकरों पर एक ड्रोन से हमला होता है और अमेरिका इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराता है। और इसी के साथ 28 दिसंबर 2019 को इराक में मौजूद एक अमेरिकी मिलिट्री बेस पर रॉकेट से हमला होता है और एक बार फिर अमेरिका इसके लिए ईरानियन मिलिट्री फोर्स को जिम्मेदार ठहराती है और अमेरिका दावा करता है कि इन सब के पीछे ईरान के शीर्ष जनरल सुलेमानी का ही हाथ है। अब जनरल सुलेमानी इराक के सबसे पावरफुल मिलिट्री के शीर्ष जनरल थे।
हालांकि दोनों ही देश की तरफ से लगातार हमले देखने को मिल रहे थे और इसी बीच दिसंबर 2019 को अमेरिका के एयर स्ट्राइक कंडक्ट करके सीरिया और इराक की फैसिलिटी पर हमला कर देता है। लेकिन अमेरिका इन सबका जिम्मेदार ईरान के मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन को ठहराता है जो कि ईरानी समर्थक थे और इसके विरोध में ईरानी समर्थक भी इराक की कैपिटल में यूएस एम्बेसी पर हमला कर देते हैं और एम्बेसी की दीवारों को तोड़ते हुए प्रदर्शन करते हैं। और इसी के साथ 2020 में अमेरिका की तरफ से एक ऐसा हमला भी देखने को मिलता है जो कि ईरान के बदले की आग को कई गुना ज्यादा भड़का देता है। जनवरी 2020 में अमेरिका फिर से ईरान में एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट करता है जिसमें ईरान के शीर्ष जनरल सुलेमानी की मौत हो जाती है। सुलेमानी ईरान की पावरफुल सेना के जनरल थे और ईरान के लिए वे किसी हीरो से कम नहीं थे क्योंकि कई फ्रीडम मूवमेंट में वो ईरान के लिए हमेशा खड़े हुए और वो ईरान की सबसे बड़ी ताकत थे। लेकिन अमेरिका के लिए सुलेमानी सिर्फ एक आतंकवादी थे। अमेरिका का मानना था कि आतंकी हमले को रोकने के लिए सुलेमानी को मारना जरूरी था और उन्होंने वही किया जो उनकी पिछले गवर्नमेंट का कमिटमेंट था। लेकिन इस हमले के बाद ईरान ऑफिशियली युद्ध का ऐलान कर देता है, पर कभी भी युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं देखी गई क्योंकि अमेरिका और भी कड़े प्रतिबंध का दावा कर चुका था और आज भी दोनों देशों के बीच समय समय पर झड़पें देखने को मिलती है, लेकिन वे कभी एक दूसरे के सामने नहीं आते। ईरान का दूसरे देशों के साथ मतभेद और शिया सुन्नी टकराव हमेशा देखने को मिलता है जिसका फायदा उठाकर अमेरिका ईरान विरोधी देशों का समर्थन करता है। वहीं ईरान भी अमेरिकी विरोधी देशों का समर्थन करता है, लेकिन ये दोनों कभी भी सीधी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। तो सैंक्शन, क्रांति और बाकी इवेंट की वजह से आज ईरान की इकोनॉमी को काफी गहरा झटका पहुंचा है और यहाँ इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के साथ ही बेसिक चीजों के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। तो इस तरह से अमेरिका ने ईरान को बर्बाद कर रखा है। तो उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।